बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्वामान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट सिरकती रेत के ज़रिए, क्या खूबसूरत लाइंस नवीद मुराद साहब ने दी। सिरकती रेत के ज़रिए सोना चोर ख़ानदान किस्त 5 हिस्सा चाहरम, ये सेकंड लास्ट हिस्सा है जी। इसके बाद एक हिस्सा और होगा। इससे पहले जनाब यानी आप 5 एपिसोड और 5वें एपिसोड के 3 हिस्से आप सुन चुके हैं। रज़ा भाई की जो स्टोरी है और उस मकारन की कि जिसने डेफिनेटली एक यानी मकारी के साथ कितने लोगों की आंखों में यानी धूल झोंके जड़िया है। खैर काफ़ी लोगों को तो पहले भी पता है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो अभी मीडिया के ज़रिए, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, दोस्त हैं, ठीक है जी। काफ़ी लोगों का वर्डिक्ट आता भी रहता है और ये अच्छा होता है। तो फिर मुझे दोस्तों ने मुझे भी पूछा और रज़ा साहब से भी पूछा भी ये की ज़रूरत पै गई सी। तो रज़ा साहब का ये ख्याल है कि ये जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैंने एक कहानियों का सिलसिला, जो अभी बहुत सारी कहानियाँ आएंगी, कई मेरी पर्सनल कहानियाँ आपके सामने आएंगी और बहुत सारी लोगों की आएंगी और बिल्कुल सच्चे वाक़यात एक होता है ना यानी आपके सामने। तो ये तो क्योंकि ये जो मनहूस ख़ानदान है सोना चोर, इसमें कई करैक्टर्स हैं, इसमें कई तबाही हैं जो आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये रवैये जो हैं ये सोसाइटी में यानी फैले हुए हैं। इस ख़ानदान चोर को तब मैंने लिया है कि इसी में से आपको कोई 1,500 जो बुराइयां हमारी सोसाइटी में हैं वो इस ख़ानदान के अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं, ठीक है जी। जो बहुत सारी मैंने आपको बताई और आगे इनके जो इंतहाई ज़ालमाना कदम है कि ये किस किस्म के सवाफ और घटिया लोग हैं, ठीक है, जो इस तरह के लोग होते हैं और इनका क्या, और पूरे प्रूफ के साथ यानी मैं बात करूंगा जिसको कोई झुटकुला नहीं सकता उन हक़ाइक़ को, जिस तरह मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो रज़ा साहब ये समझते हैं कि देखें ये एक ईमान का हिस्सा होता है कि जो सच्चाई है वो आप कर दो, ठीक है जी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि यानी मुझे हुक्म अज़ां, तो जो सच है वो लोगों तक जनाब यानी बिल्कुल यानी आना चाहिए। इवन वो जो ख़ास तौर पे 2 बच्चे जो बिल्कुल नाजायज़ इस सारे चक्कर में यानी हुए हैं, यानी यतीम हुए हैं, डेफिनेटली जिनको उनकी माँ या इस सारे पूरे टोले ने डेफिनेटली एक नेगेटिविटी उनके अंदर भरी होगी, समझते तो वो उस चीज़ को हैं। ये सारी चीज़ें उनके सामने हुई हैं। तो रिकॉल करने का यानी मकसद ये होता है कि अपने हिस्से का यानी किरदार अदा कर देना, सच्चाई बता देना, ठीक है जी। और रज़ा भाई से मैंने ये बात बड़ी तफसीलन पूछी तो उनका कोई लेना देना नहीं, ना उनको कोई इंटरेस्ट। वो माशाल्लाह एक बहुत ही स्मूथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बेटे दिए हैं, ठीक है जी। अच्छा, बड़े वेल ऑफ हैं, सोसाइटी में उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं कामयाबी के साथ। अच्छा, रोकड़ा, देयर इज़ नो रोकड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, अल्लाह का शुक्र है इज़्ज़त भी है, और उसके मुकाबले में ये ख़ानदान जिस तरह ज़िल्लत की गहराइयों में जा रहा है, ठीक है जी। तो उसमें सिर्फ इंटरेस्ट क्या है कि अपने हिस्से की जो क्लैरिटी बनती है वो कहते हैं जिसको करना चाहिए। तो जनाब पिछली किस्त में मकारन की आपको मैंने बताई कि किस तरह मकारन आस्ता आस्ता ग्रूम हुई, रज़ा भाई के उसमें यानी क्या रोल था, ठीक है जी। और किस तरह वो सोना चोर वो जो इसका एक जो भाई रोमान गिटका साफ़ी, ठीक, जेली साफ़ी जो है, ठीक है जी, कि वो किस तरह उसके साथ ये मकारन बैठकर प्लानिंग कर रही थी। अच्छा, रज़ा साहब के ख़िलाफ़ रज़ा साहब को नोटिस भेजना है। और ये जो जेली साफ़ी है इसका एक और बड़ी मज़े की काम कि जिस इलाके में ये रहता है तो डेफिनेटली हमारा चैनल तो पूरी दुनिया में जाता है। तो मैंने देखा कि फेसबुक पेज पे उस इलाके में कहीं प्रेस क्लब में कहीं ज़ाहिर बात कहीं ना कहीं ये भी एडमन होगा। तो बाकी जगहों पे तो ये यानी एपिसोड चले जाते हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो वहाँ पर जनाब ये उसको यानी रिजेक्ट कर देता है यानी एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो लेकिन हमें हुक्म अज़ां हमने भेजते रहना, और भी 10 उस इलाके के यानी प्रेस से रिलेटेड फॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैं यानी आपको मैंने कहा कि आपको बता दूं। अच्छा, मकारन का जी पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह वो यानी गाय बगाए यानी औकात से बाहर आई, रज़ा भाई ने कितना उसे इखलास किया। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने यानी प्लॉट लिया, ठीक है जी, जो अब उसके हाथ से निकल गया और एक और फैमिली थी, ठीक है जी, यानी उन्होंने कब्जा कर लिया नाजायज़ तौर पर। वो अभी तक मामला चल रहे हैं, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे यकीनन इस मकारन को मिल जाएंगे, क्योंकि रज़ा भाई ने पूरे पक्के काम करवाए हुए थे, सारा यानी जो कानूनी मसाइल होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यानी वो प्लॉट, इसी तरह एक प्लॉट जिस इलाके में ये हैं यानी वहाँ का लिया, जिसमें से इसके भाई आधे पैसे खा गए थे, जैसे कि मैंने अपने ऑफिशियल्स को गवाह बनाया कि जिनके थ्रू
जो रज़ा भाई के जो ऑफिशियल्स हैं यानी उनको यानी गवाह बनाया कि जिनके थ्रू उन्होंने लिए थे अपना जो यानी लोन लिया और यानी प्लॉट का बताया, ठीक है जी, कि ये सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए, तो वो भी इस मकारन बीबी के को दिया। और इस देखे ना कि जब नीयत बुरी हो तो क्या हुआ जनाब, वो भी इसके भाइयों ने कुछ फ्रॉडियों के साथ मिलकर यानी ये भी उसके हाथ से निकल गए। रज़ा भाई के हक लाल के पैसे थे, ठीक है। देखें कि फ्रॉड और 2 नंबरी का एंड क्या होता है कि जो 4 नखट्टू हैं ये उन दोनों बच्चों को जिनको ये धोखा दे रहे हैं कि जी आपके प्लाट पे कब्जा हो गया, तो वो मेरी मालूमात और रज़ा भाई की मालूमात के मुताबिक ये जो 4 नखट्टू हैं ये उस बीबी को धोखा दे के तो ये उन्होंने बार बार बेच दिया। तो फिर कहते हैं बुरे कामों का बुरा नतीजा। तो मतलब ये वो अखलास था। देखें कि रज़ा भाई ने जो कुछ किया, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में यानी और पाकिस्तान की सोसाइटी में ख़वातीन को कितना लिवरेज दिया जाता है, ये जो सुन भी रही हैं सबको पता है कि कितनी की हैसियत है, लेकिन रज़ा भाई इज़ अ डिफरेंट मैन। तो ये सारी चीज़ें जो यानी बता, अब आगे आपको बहुत ज़्यादा चलेंगी। नहीं जी, बात चल रही थी कि उस जैली साफ़ी के साथ जिस तरह इस मकारन ने यानी प्लानिंग की, और यहाँ मैं एक चीज़ यानी मिस कर गया था कि उसमें जनाब हो ये रहा था कि उन दिनों में भी रज़ा भाई नए घर में नहीं शिफ्ट हुए थे और जो इस मकारन का एक बहनोई है उन्हीं के घर में स्टे किया हुआ था। तो उसी दौरान आप इन लोगों की घटियापन के आप इंतहा देखें कि ये जो बड़ा जीशान खट्टू है इसने रज़ा भाई के साथ किस बात पर झगड़ा किया। आप ज़रा इनका घटियापन देखें कि रज़ा भाई से मकसद ये था कि इसको हाइपर करवाएं, मियाँ बीबी की लड़ाई हो, वो नाराज़ हो के और उसके बाद हमें कार्रवाई डालें। आप ज़रा स्टार प्लस देखें, लेकिन क्योंकि रज़ा भाई सारी चीज़ें सुन चुके थे तो ही वाज अलर्ट। अब ये शख्स आकर रज़ा साहब से कह रहा है, आप ज़रा गौर करें कि एक लड़की, एक खातून है, वो आपके निकाह में है, उसका भाई कह रहा है कि यार, क्योंकि मैं प्रेशर डाल रहा था ना कि भी सोना निकाह, या रज़ा भाई जो है यानी वो प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है जी। तो रज़ा भाई बार बार कह रहे हैं जी कि यानी आप सोना उठाएं और सोना उठाकर तो यानी लॉकर में रखें। अब इस चीज़ को माइंड में रखें। तो अब ये रज़ा साहब को क्या कह रहे हैं, ये रज़ा साहब के पास आता है और उससे कहता है जी कि ये आप मियाँ बीबी का झगड़ा बड़ा होता रहता है, तो ये ज़हन में रखें उसके साथ शादी करने वाले और भी हैं। कैन यू इमेजिन, क्या कोई हलाल के लुकमे पर पैदा हुआ शख्स अपनी बहन के मुतालिक अपने बहनोई से ये बात कर सकते है? ये हल्फन कुरानन मुझे रज़ा भाई ने बताया और मैं आपको बता रहा हूँ। उस पर रज़ा भाई को थोड़ा गुस्सा भी आया। अच्छा, अब इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मियाँ बीबी का झगड़ा होगा और वो नाराज़ होकर आ जाएगी, तो रज़ा भाई ने उसके साथ एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। रज़ा भाई ने मुझे बताया कि शाम को ये गिट का साफ़ी, जब इनका ये एक्ट नाकाम हो गया तो ये शाम को, और ये ज़ीशान खट्टू जो है ये अपनी बहन को बगैर वजह की, यानी ये बात उन्होंने हल्फन कुरानन बताई है कि आए उन्हें ये नहीं रहना, चलो 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 चलो। उसकी वजह ये थी कि 2 दिन के बाद रज़ा भाई ने उस घर से दूसरे घर शिफ्ट होना था, ज़रा माइंड में रखें। और उससे 2 दिन पहले ये खातून एक कपड़े में ना बांधा हुआ जेवर, इस तरह ना कहते हैं ये जेवर है, तुम कहते हो बार बार जेवर, ज़रा बात गौर करें। तो रज़ा भाई ने कहा कि मैं इस तरह नहीं भाई, आप मेरे साथ जाओगे गोल्ड स्मिथ के पास, वहाँ इसको तोल लेंगे और इसकी वो केसिंग किधर है, ठीक है जी। मैं इस तरह नहीं, मुझे क्या पता ये असली है या नकली है, ऐसे नहीं, मैं पूरा वजन करवाऊंगा, ऐसे नहीं। कहने लगी अच्छा जी, मैं कहा जी अपनी कस्टडी में रखो कबर्ड में। अच्छा, अब आप स्टार प्लस का देखें, रज़ा भाई पहले तैयार थे, ये लड़ाई करके चली गई। अब 2 दिन के बाद शिफ्टिंग करनी थी, ज़रा बात गौर करें। उसी घर में इस मकारन की बड़ी जादूगरनी बहन जो है वो मौजूद है, और इनका मकसद क्या था कि जब शिफ्टिंग होगी, ठीक है जी, तो मजदूर भी होंगे, सामान उठा रहे होंगे, कबड़ भी खाली होंगे, तो हम कहेंगे जी कि तुमने सोना कहीं गायब कर दिया है या मजदूर उठा के ले गए। अब रज़ा भाई वाज ऑलरेडी अलर्ट। अब इनकी बहन जोर दे जी हम ट्रालियाँ मंगा रहे हैं, सामान उठाएं। रज़ा भाई ने कहा जी मैं उस वक्त तक सामान नहीं उठाऊंगा जब तक उस खातून को बुलाएं। 14 तोले सोना का मामला है, उससे कहें जी सोना जो है वो यहाँ से उठा ले, मैं इस घर से चला जाता हूँ, मैं शाम को आ जाऊँगा। अच्छा, जब ये बात की तो उसका कम्प्लेक्शन, उसका रंग उड़ गया उस जादूगरनी का। ये हल्फन कुरानन मुझे रज़ा भाई ने बताया।
अच्छा उसके बाद जनाब जब रंग यानी एक आए थे कि जाए जनाब चौरानदा ही साहब कि साजिश तो हुई नाकाम। रजा भाई ने कहा जी मैंने इधर से एक तीला नहीं उठाना, मुझे पता है आप लोग मेरे ऊपर डाल देंगे कि जी मजदूर उठा के ले गए, मैं इस चक्कर में लगा उसे कहो आओ कि अपना सोना चुको। अच्छा जी आधा घंटा कहीं मुज़ाकरात वो फ़ोन पे करती रही है, ठीक है जी। आप कहने लगी जी कि वो सोना जो है ना वो उठा के ले गई। वो कह रही थी कि नहीं मैं ले गई। मैंने कहा ना, मैंने उनके जो मियाँ थे वो जो लादीन किस्म के हैं, जब मैंने उन्हें बुलाया मैं कहा सर यानी रजा भाई बता रहे हैं कि मैंने उन्हें बुलाया कि इधर आए बात सुने। रजा भाई कहते हैं कि मैंने कहा कि जी इधर आओ बात सुनो। सर ये सुने आपकी बीवी क्या कह रही है। अच्छा अच्छा उनको नहीं पता था ये कैसा घटिया खानदान है कि ये औरत जादूगरनी जो कुछ कर रही है, ठीक है जी। अपने मियाँ को भी नहीं पता, बेचारा उसको भी रखा हुआ है। तो उसको रजा भाई ने कहा जी कि ये मामला है, ये सारा ज्वेलरी का सारा रौला पैदा है। तो अब ये कह रहे हैं सामान शिफ्ट, मैंने सामान नहीं शिफ्ट करना जब तक वो औरत आकर यहाँ से जेवर ले नहीं जाती या इससे रिटर्न लिखवाएं कि सोना जो है या आप गवाह आ जाएं। अच्छा उन्होंने जनाब वहाँ कोई एक बंदा और आया हुआ था उसको बुलाया, 2 उनके बच्चे थे, तो रजा साहब ने ना उनको गवाह बनाया जी इधर आओ, ऐ देखो की कह रही है, हाँ जी कहो ज़रा जी कहो कि भाई जो जेवर है वो खातून जो मुकारन बीबी है वो ले गई। अच्छा जब जनाब ये हो गया, अब इनकी साजिश होगी नाकाम। अब ये पॉइंट था जो लास्ट केस में, क्योंकि मुझे डेफिनेटली अगर बंदा एक स्टोरी अपने फ्लो में सुना रहा हो और यानी आपकी यानी पर्सनल हो तो उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। डेफिनेटली मुझे जैसे जैसे यानी वो गाइड कर रहे थे तो ये पॉइंट बीच में था कि ये एक इनका एक्ट जब नाकाम हुआ तो उसके बाद वो जो खुला का नोटिस भेजने वाला आखिरी हरबा था यानी वो किया गया। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ तक मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी रजा भाई की बकौल हल्फन कुरान, ठीक है जी, कि जो लफज बलफज आपको बताए। अब जब इस चोर खानदान जिसमें इनकी माँ प्लानर पूरी मौजूद है, आप इनका स्टार प्लस माइंड देखें, जब नाकाम हो गई थी जो हुण की करिए, अब आखिरी अरबा वही था कि अंडर प्रेशर किया। अच्छा इसी दौरान उन्होंने जनाब रजा साहब के जो कजन्स थे, जो उनकी बहनें हैं, खाला की बेटी हैं, बेटे जो यहाँ पे यानी इस बात के गवाह हैं कि उनको कहना शुरू कर दीजिए वो उसको नोटिस भेज रही है। मसला था कि जी रजा साहब आए अंडर प्रेशर, लेकिन वो जिस मिट्टी का बने है जो लोग उनको जानते हैं उन्हें पता है कि वो अंडर प्रेशर तो नहीं सी उन्हें आना। खैर एनीवे वो जनाब उसके बाद वो यानी अगला एक्ट हुआ नोटिस का। उसमें मैंने आपको लास्ट बताया कि रजा भाई ने उससे पूछा, उसके बाद रजा भाई ने अपनी वालदा को बुलाया और बुलाकर कहा कि से इसके घर छोड़ रहा है। उस दिन रजा भाई ने मर्जी का खाना खाया। 2-3 दिन उनके रजा भाई के यानी प्रोजेक्ट्स टेलीविजन वगैरह पर चल रहे थे तो वो काफ़ी बिजी, वो आउट ऑफ सिटी चले गए। अच्छा जी अब सोना चोर खानदान परेशान किसी गलो के भाई अजीब बात है कि हमने से नोटिस भिजवाया तो टस तो मास ही नहीं हुए। 5वें दिन ये जो जेली साफी है गिटका जो स्क्रिप्ट राइटर है और कई बंदों का अब मैं क्या कहूँ कि किस हद तक ये घटी और सफाफ है, इसकी स्टोरी मैं आपको अगली किस में बताऊंगा कि किस तरह इसने अपनी फैमिली के 2 बंदों को जो है पता नहीं केड़े पासे हो गए, ये कौन लोग हैं। तो उसका फ़ोन आ गया रजा भाई को कि रजा भाई आप किधर हैं। इसी दौरान जो मकारन थी जनाब उसने आवारा गर्दियाँ शुरू कर दी, अपने ओ लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं जनाब कभी किसी पढ़ जा रही है, साथ साथ ना अपडेट्स फ़ोन के ज़रिए रजा साहब को दी जा रही कि रजा साहब की सेहत असर पाएगा। अब जिस मिट्टी का वो बना हुआ है यानी हमारा दोस्त है, मेरी तरह लेफ्टिस्ट है, ठीक है जी, कोई और मिट्टी, वो मुतमिन हो गए जनाब अपने टीवी प्रोडक्शंस हो रही हैं, रेडियो हो रहा है, सुबह अपनी जॉब हो रही है, ठीक है जी, काम 18 घंटे करने वाला बंदा वो देखो कितने फालतू टाइम के वो यहो जे दी गल करे। अब सोना चोर खानदान जनाब परेशान हो गया कि हमारा तो ख्याल था ये आके पैरों पैरी पेवेगा, ठीक है जी। जेली साफी का फ़ोन आया तो रजा भाई ने कहा जी ठीक है मैं आ जाऊँगा। मगरिब के टाइम रजा भाई चले गए। अच्छा रजा भाई गए, रजा भाई ने उसकी मिसेस को कहा कि भाई मैंने आज की चाय नहीं पूछी। इसी दौरान रजा भाई के बच्चे जो हैं वो मिलने के लिए आ गए क्योंकि उधर ही थे। रजा भाई उनके लिए कुछ चीज़ें शायद लेके गए, उन्होंने मुझे बताया, तो कहते मैंने दी हैं। मैंने कहा क्या हाल है, ठीक है जी बस ठीक। मैंने कहा जी आप लोग जाएं। अब रजा भाई वहाँ बैठे तो उसने खुद ही बात शुरू की, वो जो जेली साफी है उन्हें कहा जी कि रजा भाई
वो एक नोटिस आ गया, दूजे ते तीजे ते पता नहीं फैसला हो जाएगा, आप टासे मस नहीं हो रहे। उन्होंने कहा जी कौन से नोटिस की बात कर रहे हैं रजा साहब ने। अब वो अपनी बीवी ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ नोटिस की गल कर। उन्होंने कहा वो जो उस मकारन का नाम लेकर उसने जो आपको खुले का भेजे। रजा भाई कहते हैं जी कि मैं क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा। उन्हें कहा भी ठीक है, शरीयत औरत को इजाजत देती है, अगर वो नहीं रहना चाहती तो भाई मैं कौन हूँ उन्होंने कहने वास्ते कि तू रह। और नहीं 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 रजा भाई बच्चों का मामला होता है, ये होता है, वो होता है, फलान होता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं बच्चे भी अल्लाह मालिक अच्छे नहीं आपसे पलते, मुझे दे दे मैं ले जाता। दूसरी बात रही उसने नोटिस भेजा है भाई, तो नोटिस कुछ सोच के भेजा होगा, तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है, ठीक है नहीं रहना चाहती जनाब, वेल एंड गुड, कोई ऐसा इशू नहीं, आई एम हैप्पी। अब उसके जहरी बात है कि जो पूरा स्क्रिप्ट था जनाब वो उल्टा हुए पे। रजा भाई ने कहा भी बात सुने मेरी, दो बातें हैं भाई, बात कड़वी है, या तुम इस सारे फ्रॉड में शामिल हो। एक औरत मैं रजा भाई ने पूछा भी ये बताएं जली साहब, उसका नाम लेके कहा कि भाई मैं किस किस्म का बंदा हूँ। कहने लगे जी तहज्जुद गुजार, नमाजी, बहुत अच्छे सर, बस थोड़े से सख्त ज़रूर हैं लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान। तो मैंने कहा फिर आपने अपनी बहन से नहीं पूछा कि उधर किसी नाल, अब मैं अल्फाज नहीं वो कहना चाहता जो मैंने उसे कहा, उससे उसका रंग काला से बिल्कुल रीछ की तरह, कभी आप देखें उसके कान सुर्ख हो गए। तो मैंने कहा भी बात ये है कि क्या तुमने उससे पूछा है कि एडा शरीफ तहज्जुद गुजार आदमी है, 2-2 लाख रुपए महीने का कमांदा है, ठीक है, तुम्हारे नाम प्लाट किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, सारा कुछ ही, तो तुम्हें क्या तकलीफ हुई, क्या तुम्हारा किसी से कोई। मैंने कहा अगर दो बातें हैं, या तुम लोग शामिल हो, अगर आप शामिल नहीं है तो तुसी फिर वो जड़े हो परना लेके मफरल लेके वो जो बैठे होते हैं, मैंने बकायदा नाम लिया उस पर जनाब, उसका काला रंग था और यानी उसके ना वो रजा भाई कहते हैं कि लाल सुर्ख उसके कान हो गए। कहता उसको काफ़ी गुस्सा आ गया। तो मैंने कहा भी दोनों में से जब आप कह रहे हैं जी कि रजा साहब आप बड़े शरीफ आदमी हैं, ठीक है जी, और तो फिर आपने अपनी बहन से पूछा कि ऐ की मुंह काला कीते है तू। अच्छा खैर, उन्होंने कहा भी मेरी बात सुने, ना मैंने घर से निकाला, ना मैं लेने के लिए आऊँगा। हाँ, मेरी तरफ से एक माफ़ी है कि अगर बदे तो पुत्र बन के माफ़ी मांग के वापस चले जाओ तो एवरीथिंग विल बी ओके, अदरवाइज जो अदालत फैसला करेगी जी सानू मंजूर है। अच्छा ये कह के रजा साहब जनाब आगे, रजा साहब फिर 2-4-5 दिन उन्होंने, अच्छा जी वो तरीक गुजर गई। अब मकारन को और सब को जनाब उनकी करिए। रजा साहब अपने काम कर रहे हैं, कभी किसी इलाके जा रहे हैं, कभी किधर आ जाए, प्रोडक्शन हो रही है जनाब। एट द एंड ऑफ द डे होया जनाब इस तरह कि अब रजा साहब को थोड़ा टाइम मिला, तो रजा साहब ने वो एक वकील को कहा, उन्होंने कहा यार जरा मेरे खिलाफ मुकदमा होया है ना, इसकी ज़रा मुझे वो जो एप्लीकेशन है वो ला कर बताएं। अब उस एप्लीकेशन में जो लोग सुन रहे हैं, यानी मेरे ऑफिशियल्स हैं, शाहीन साहब हैं, पाल साहब हैं, अच्छा मेरी बहुत सारी बहनें हैं, भाई, दोस्त, ठीक है जी, रजा साहब के बहुत जानने वाले हैं, ठीक है जी। आपको पता है रजा साहब जो मुझे और रजा साहब को जानते हैं कि हमारा क्या ताल्लुक है। आप ये बताएं कि रजा साहब किस किरदार का आदमी, 100 नहीं हज़ारों आदमी आप उस चीज़ की गवाही दे देंगे। मैं उन ऑफिशियल से भी पूछता हूँ इनके साथ 15-16 साल काम किया है, क्या आपने कभी रजा को नशा करते देखा, आपने ड्रिंक करते देखा, आपने खवातीन में वो काम करते रहे, क्या कभी कोई किसी के साथ कोई ऐसा चीज़ देखा आपने जिससे आपको हल्का सा उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए, अब वो इल्ज़ामात ज़ाहिर बात है इंतहाई फौश किस्म के थे। रजा साहब ने चुप करके वो जनाब अपने कोल रख, उन्होंने कहा मसला हल हो गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 नफल पढ़े। अब जनाब सोना चोर ख़ानदान और ख़ास तौर पर इस औरत को ये लगा कि इन खटुओं ने तो मेरा घर तबाह कर देता है। अब जनाब जब इन्होंने रजा की वालदा ने कहा कि भाई आप जो है ना अपने बच्चे मेरी खातिर ना आप ले आओ जाके, अब रजा साहब अपनी वालदा की वजह से 3 दफ़ा इस मकारन को लेने के गए, ये इसने मिलने से इनकार किया। तीसरी मरतबा जो आबिद है, जो संडू थे साहब का, जो इस मकारन की छोटी बहन का हस्बैंड, ठीक है जी,
उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया, उन्होंने जी तीजी दफ़ा तुसी मेरे कहण ते जाओ, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। रज़ा साहब कहते हैं जी कि मैंने कहा कि ठीक है साजिद भाई मैं आपके कहने पे जाता हूँ, लेकिन उससे पहले रज़ा भाई को पता था कि सोना चोर ख़ानदान है, वो औरत सारी ज़िंदगी उनका सामना नहीं कर सकती, 14 तोले सोना और बड़े मामलात हैं, डेफिनेटली घर तो ये जो टूट गया। तो उन्होंने जनाब आखिरी मरतबा वो गए वहाँ, रज़ा साहब की वालदा बहन, ये 2-3 नखट्टू बैठे, 2-3 इनकी बहनें बैठी, वो 2 बच्चे बैठे। तो महरीन फातिमा जो है रज़ा साहब की बेटी है, तो उन्हें रज़ा साहब ने कहा कि अपनी माँ को कहो कि आके मुझे मिल ले। तो उसने कहा कि बाबा शी डोंट वांट्स टू मीट यू। अच्छा जी ठीक है। रज़ा साहब ने इस गिटका ये जो जाली साफ़ी है इसकी मिसेस को भी कहा, उसने कहा नहीं जी वो नहीं आपसे मिलना चाहती। जी ठीक है। रज़ा साहब ने गाड़ी के कागजात डॉक्यूमेंट्स, अब ये ज़हन में रखें कि सारे मुख्तारनामे रज़ा साहब के पास थे, ब्लैंक चेक जिसमें लाखों रुपए 90% रज़ा साहब का था, ये हल्फन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। वो जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं आज भी पड़ी हैं रज़ा के अकाउंट से इस मकारन के अकाउंट में हुई, सबसे बड़ा सबूत। अच्छा, उन्होंने इन सब के होते हुए अपनी बेटी को, महरीन छोटी थी, महरीन को याद होगा, वो भी सुन रही है मुझे पता है, वो बताया कि ये देखो ये चेक था, ये मैं फाड़ रहा हूँ, ये मुख्तारनामे हैं, ये मैंने ख़त्म कर दिए, ये हैं प्लाटों के डॉक्यूमेंट्स, ये हैं जनाब ये गाड़ी का मुख्तारनामा भी मेरे पास है कि मैं बेच सकता हूँ, मैंने फाड़ दी, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। वो गाड़ी आपके गैरेज में खड़ी हुई है, खड़ी कर दी है मैंने, ये घर की चाबी हैं। मैं कल शाम मगरिब तक आई विल वेट फॉर यू कि आप अपना घर चेक कर लें। मैंने कुछ भी वहाँ नहीं लिया, मेरा सारा कुछ स्टूडियो का सामान भी मैं आपके हवाले कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, वो बैग है आप चेक कर लो। तो महरीन ने कहा कि पापा वेयर यू विल गो एंड हाउ यू विल। उन्होंने कहा जी मेरे पास ये 30,000 रुपये टोटल है जो मुझे अभी किसी टीवी चैनल से मिला, यही कुल कायनात है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद रज़ा भाई ने जो है वो कहा, वो जो मकारन बीबी वो करम नूर जो थी बैठी हुई थी इनकी मकारन माँ, उसको कि बीबी तुम लोगों ने जो 2 नंबरी की, फिर रज़ा ने अपनी बेटी को कहा कि ये मामलात कुछ और हैं बेटा, वक्त के साथ साथ आपको पता लगेगा, आपके बाप ने कोई गलत नहीं किया, आपका बाप अब मुड़ के नहीं आएगा, ये ज़हन में रखिएगा, जा रहा है वो नहीं आएगा। और उस मकारन को कहा, करम नूर जो इनकी माँ है चंडाल, उसे कहा कि तुम झोली भर के इन बच्चों के लिए दुआ करो, अपने बच्चों के लिए। मैं इतना कह के जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें फिर खड़ा होकर बताऊँगा और तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे, तुम माँ हो ना, कहते माँ की खुदा बहुत ही सुन दे। तो मैं ये क्लेम कर रहा हूँ ठीक है कि तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे और मैं एक दफ़ा फिर खड़ा होकर बताऊँगा। रज़ा ने अपनी बेटी से भी कहा। इसी दौरान जनाब वो गिटके की बीवी भागती आई, उसने कहा कि जी वो मकारन आपसे ना मिलना चाहती है। मकारन बैठी, मकारन वहाँ जनाब टुट्टी भजी इंग्लिश मारनी शुरू कर दी रज़ा साहब नाल। हाँ व्हाट डू यू वांट, यानी इस तरह उन्हें कहा कि मेरी जुतियाँ मेरे सिर, ड्रामे का प्रोड्यूसर मैं हूँ। अच्छा मेरे को इंग्लिश सीख के मेरे सिर ही, और बीबी सीधी 2 लफ्ज हैं, मैं माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ, घर जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है जी, अदरवाइज इसके बाद मुड़ के मैं नहीं हूँ। मकारन कहने लगी रज़ा को जी अगर तू सिंसियर है तो तू अदालत जा। रज़ा ने कहा जी अब अदालत का नाम लोगे तो मैं इधर स्ट्रेट फॉरवर्डली 3 लफ्ज़ कह दूँ। अदालतों में जाते हैं, उन्होंने फिर बड़ा पकड़ कर डाके ओ जान दे, और वो भी ऐसी औरतों की वजह से। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, फिर 30 सेकंड है, क्योंकि इसके बाद फिर मैं नहीं आऊँगा। रज़ा साहब वहाँ से निकले, अपना बैग उठाया और फिर अनजाने सफ़र पर रवान दुआ हो गए। ये कहानी थी जी यहाँ तक। आई एम श्योर काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और मैं फिर हल्फन कुरानन आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि रज़ा साहब ने मुझे जिस तरह बताया, मैंने आपको लफ्ज़ बलफ्ज़ ईमान का हिस्सा बनते हुए आपको बता दी, उन 2 बच्चों को भी बता दी, बल्कि ये चीज़ें उनके सामने हुई। 2 प्लाट, गाड़ी, लाखों रुपए का बैंक बैलेंस, चलता बिजनेस, ईच एंड एवरीथिंग। रज़ा साहब ने एक पॉइंट पर बच्चे जो उन्हें जान से भी बढ़ कर थे, ऑफिशियल हैं, सबको पता है कि कैसे फूलों की तरह, शाहीन साहब को पता है, पाल साहब को पता है,
میرے رضا صاحب کی بہن بھائیوں کو پتہ ہے, میرے بہن بھائیوں کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ کس طرح پھولوں کی طرح انہوں نے ان کو پالا. ٹھیک ہے جی, بڑا مشکل فیصلہ تھا. کیوں فیصلہ کیا یہ میں نے رضا بھائی سے پوچھا, وہ پوائنٹ میں آپ کو بالکل لاسٹ جو حصہ ہوگا اس کہانی کا میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے بعد یعنی یہاں تک تو یہ کہانی تھی جو رضا بھائی کے ساتھ ہوا. اب اس کے بعد کا جو سفر ہے, ایک طرف سفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور کامیابیوں کا اور صبر کا, دوسری طرف ذلت کا, تو پیرلی چل رہے ہیں نا. تو جو جی آخری قسط ہوگی انشاءاللہ اس میں اس ساری کہانی کو کمپلیٹ کروں گا اور پھر آپ کو بلندی کے متعلق بتاؤں گا کہ بلندی کا کیا مقام ہے اور بلندی نے کیا رول پلے کیا رضا بھائی کی زندگی میں, اس سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے کیا عروج دیا, کیا عزت دی, اور مکارن جو ہے وہ کس طرح یعنی ذلت کی یعنی گہرائیوں میں جا رہی ہے, اور آگے اس کا جو عبرتناک انجام ہو رہا ہے اور جو ہونا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے جی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر, پاکستان پر, بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ.